मेरा उद्देश्य किसी को पढ़ाना नहीं है। हाँ, भले ही आप इसे देखकर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो। और आज हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी में जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है उन सभी को कवर करेंगे लुसेंट से। तो चलिए दोस्तों, आज का जो पहला टॉपिक है जो है चैप्टर का नाम है कोशिका विज्ञान। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। कोशिका विज्ञान में सबसे पहला टॉपिक दोस्तों दिख रहा होगा जीव द्रव। तो जीव द्रव को हम लोग समझेंगे। तो जीव द्रव का नामकरण जो है पुरकिंजे के द्वारा सन 1839 ईस्वी में किया गया था। तो इसको याद करना, आज याद कीजिएगा कल भूल जाइएगा, लेकिन इसको अगर ट्रिक से याद करते तो अधिक दिनों तक याद रहेगा। तो अगर आपको समझना भी हो और ट्रिक भी एक साथ मिल जाए ऐसा चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों आपको बता दूं, जीव द्रव का नामकरण पुरकिंजे के द्वारा 1839 ईस्वी में किया था। तो उन्होंने पूरा गीजा, ठीक है, उन्होंने पूरा गीजा, तभी तो जीव द्रव का जो है जीव द्रव को खोज पाए थे, ठीक है। यानी कि उन्होंने कोशिका को पूरा तरीके से गीज दिया था, ठीक है। पुरकिंजे पूरा गीजे, तो पुरकिंजे हो जाएगा पूरा गीजे से, और उन्होंने से हो जाएगा 39 में पूरा गीजा। तो क्या मिला था? जीव द्रव मिला था। उसके बाद है दोस्तों, यह एक तरल गाढ़ा रंगहीन जो है जीव द्रव के बारे में बोला जा रहा है। यह एक तरल यानी कि द्रव है, ठीक है, द्रव पानी के जैसा गाढ़ा है, लेकिन पानी गाढ़ा नहीं होता है, लेकिन ये गाढ़ा है, रंगहीन है, इसका कोई रंग नहीं, जैसे पानी का कोई रंग नहीं होता वैसे ही। और ये परभासी है, जैसे पानी परभासी होता है वैसे ही ये भी परभासी है। लसलसा यानी कि चिपचिपा है, वजन युक्त है, इसमें भी वजन होता है, ठीक है। जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा होती है, इसीलिए जीव द्रव को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव को इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैविक क्रियाएँ सारी जीव की सारी जैविक क्रिया इसी के द्वारा संपन्न होती है। उसके बाद दोस्तों देखते हैं जीव द्रव का कितने भागों में बांटा जाता है। तो जीव द्रव को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पहला है कोशिका द्रव और दूसरा है केंद्रक द्रव। तो जो कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच रहता है, जैसे कि हो गया कोशिका और बीच में होता है केंद्रक, तो बीच में जो भरा हुआ है, और कोशिका के बाहर जो है झिल्ली, ठीक है, और बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसको कहेंगे कोशिका द्रव, और केंद्रक के बीच में जो द्रव भरा हुआ है उसको कहेंगे केंद्रक द्रव। उसके बाद दोस्तों है जीव द्रव का 99% भाग निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। जीव द्रव का 99% भाग जो है निम्न 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला ऑक्सीजन होता है इसमें 76%, कार्बन होता है 10.5%, हाइड्रोजन होता है 10%, नाइट्रोजन होता है 2.5%। तो इसको याद करना मुश्किल हो जाता है। 99% को याद रखेंगे। आका है ना, यानी कि 99% कौन संभाल लेगा? आका है ना, यानी कि भगवान संभाल लेगा। आका है ना, आका है ना, तो आ से हो जाएगा ऑक्सीजन, का से हो जाएगा कार्बन, है से हो जाएगा हाइड्रोजन, ला से क्या हो ना से क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। इस प्रकार याद कर सकते हैं। उसके बाद है द्रव का लगभग 80% भाग जल होता है। जीव द्रव का जो है 80% भाग जल होता है। इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। जल जीव पर रखो हाथ से, ठीक है। जल को जीव पर रखो। जल को किस चीज़ से रखना है? हाथ से रखना है। जल को जीव पर रखो। जैसे कि हम रोज़ रखते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, तो जल को क्या रखते हैं? हाथ से रखते हैं जीव पर। तो जल जो है जीव पर रखते हैं, यानी कि जीव पर हाथ से रखते हैं, तो हाथ से हो जाएगा 8 याद हो जाएगा। यानी कि जीव द्रव का लगभग 80% भाग जल का होता है, जल होता है। जीव द्रव में अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिकों का अनुपात, तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। 8 + 1 9, 8 + 1 9 होता है। इधर देखिए 8 है, इधर क्या है? 9 है। तो 8 + 1 9, यानी कि 81:19 होता है, ठीक है। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 का होता है। कोशिका सेल, अब हम लोग कोशिका सेल समझेंगे। तो कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है, ठीक है। जिस प्रकार से घर बनाने के लिए सबसे छोटी इकाई ईंट होता है, उसी प्रकार से जीवन की सबसे छोटी इकाई, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, ठीक है। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था और वह इसका वर्णन किया था। तो इसको भी हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने पहली बार कोशिका को देखा था, यानी उससे पहले जो भी लोग देख रहे थे ना कोशिका को, वो अलग तरीक़ा से देख रहे थे। तो उसको उल्टा उसको विपरीत में जाकर के देखा था, यानी कि विपरीत जाकर के देखा था। तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ये सिर्फ ट्रिक के लिए मैं बता रहा हूँ जिससे कि याद रहे, ऐसा मत समझ लीजिएगा उसके विपरीत गया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कोशिका के अध्ययन को
विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों इसको हम याद रख सकते हैं, साइको। दोस्तों साइको मतलब होता है पागल, लेकिन यहाँ पर साइको नहीं है, साइटो है। इस प्रकार से अधिक दिनों तक याद रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिख रहा होगा कोशिकाओं का औसत संगठन, यानी कि कोशिका में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे अधिक मात्रा में जल पाया जाता है, जो 70 से 90% होता है। और ये आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि हमारे शरीर में भी 65% जल पाया जाता है, जो आप लोगों को याद ही होगा। तो 70 से 90% जल होता है। उसके बाद सभी का मैंने ट्रिक बनाया है। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन को याद करना है, और हमारे कोशिका में होता है 10 से 15%। तो इसको याद रखेंगे, पार्टी को न 10, जैसे कि कोई सांप है, ठीक है, उसको हम कहेंगे, बात कर रहे हैं मतलब कि अपने पार्टी को नहीं दसना है, ठीक है, पार्टी को न 10, पार्टी को न, पार्टी न से हो जाएगा प्रोटीन, और डसना से हो जाएगा 10, ठीक है। तो 10 से 15 याद रहेगा। उसके बाद है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में त लिखा हुआ लास्ट में, त से 3 याद रहेगा। कार्बोहाइड्रेट जो है 3% रहता है, ठीक है, कुल भार का 3% रहता है कोशिका में। उसके बाद है लिपिड, इसमें द आ गया, 10 से होता है 2, ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद है न्यूक्लिक अम्ल, इसको हम लोग थोड़ा ध्यान से देखें तो इसमें जो है न, य, क, ल, क 5 अक्षर है, तो 5 अक्षर से 5 हो जाएगा। लेकिन और ध्यान से देखें तो मात्रा मिला करके कुल 7 हो जाता है। एक मात्रा यहाँ पर है, एक मात्रा ल पर लगा हुआ है, ठीक है, तो कुल मात्रा हो गया 7, यानी कि 5 से 7 होता है न्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद आयन है, तो आयन को याद रखिएगा, एक ऊपर वाला और नीचे वाला आप याद रखिएगा। जल होता है 70 से 90%, आयन होता है 1%। बाकी का मैंने ट्रिक आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे है कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। दोस्तों इसको भी हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। शॉप में रॉबर्ट को रखो, यानी कि अभी देख रहे होंगे कि दुकान में रॉबर्ट को रखा जा रहा है, तो ऐसे हम भी सलाह दे रहे हैं किसी को, आप भी किसी को सलाह दे रहे हैं कि शॉप में रॉबर्ट को रखो, तभी ज़्यादा लोग आएंगे, ठीक है। तो शॉप से हो जाएगा 100 से हो जाएगा 16, ठीक है, 16, और प से हो जाएगा 65, यानी कि 1665, और रॉबर्ट से हो जाएगा रॉबर्ट हुक, ठीक है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते। आगे है सबसे छोटी कोशिका जीवाणु माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा की होती है। तो इसको भी हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। माइको को हम बोलेंगे माइक्रो मतलब होता है छोटा, ठीक है। माइक्रो को भी गलाने की बात कर रहा है। माइक्रोप्लाज्मा गैली मतलब कि माइक्रो को भी गलाइएगा तो सबसे छोटा कोशिका नहीं बन जाएगा। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं। माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा जो होता है कोशिका, दुनिया में सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है, यही होता है माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकमा। उसके बाद है सबसे लंबी कोशिका जो होती है हमारे दिमाग के तंत्रिका की कोशिका होती है। तो ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही ईजी है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों शुतुरमुर्ग के अंडे की याद भी होगा आप लोगों को। उसके बाद है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन 1838 से 39 ईस्वी में मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किन्होंने किया था? मैथियस स्लाइडेन और थियोडर स्वान ने किया था 1838 से 39 में, जिसको हम लोग याद रखेंगे। उन्होंने मेथी से कोशिका को सीधा किया। उन्होंने मतलब कि 39 रहेगा। मैथियस स्लाइडेन, ठीक है, मैथियस स्लाइडेन। उसके बाद कोशिका को सीधा किया, ठीक है, सीधा किया। और उसके बाद याद रहेगा, ठीक है, थियो स्वान, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, यद्यपि उनका सिद्धांत यह बताने में असफल रहा, मतलब कि इनका सिद्धांत तो कोशिका सिद्धांत तो था, लेकिन उनका सिद्धांत ये बताने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। लेकिन पहली बार जो है राडोल्फ बिरचो ने 1855 ईस्वी में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजन होती है और नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। यानी कि जो पहले से उपस्थित कोशिका रहता है वही जो है नए कोशिका का निर्माण करता है टूट करके, ठीक है। और इसमें मुख्य रोल निभाता है केंद्रक, ठीक है। और जो है इसको हम याद रखेंगे, यानी कि बीच से टूट जाता है, तभी तो नई कोशिका का निर्माण होता है। तो बीच से याद रखेगा। राडोल्फ बिरचे 1855 ईस्वी में दिया था कोशिका का सिद्धांत, और विभाजन कैसे करता है ये बताया था। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातें इसी का सिद्धांत है। राडोल्फ बिरचो का सिद्धांत अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहला नंबर है सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से
बने होते हैं। सभी जीव कोशिका व कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। उसके बाद है सभी कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है, यानी कि जो पहले से उपस्थित रहता है उसी से टूट करके बनता है। ठीक है। उसके बाद है कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, मुख्य क्रिएटर होता है। केंद्रक जो है, केंद्रक ही टूटता है ना, तो दो भागों में टूटता है, तभी जो है कोशिका का निर्माण होता है, न्यू कोशिका का निर्माण होता है। उसके बाद है दोस्तों कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोक्रिएटिव कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। तो चलिए दोस्तों एक एक करके दोनों को समझते हैं। पहला नंबर है प्रोक्रिएटिव कोशिका। इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिस कारण क्रोमैटिन नहीं बन पाता दोस्तों, यानी कि क्रोमैटिन बनने के लिए हिस्टोन प्रोटीन होना चाहिए, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिस कारण से क्रोमैटिन नहीं बन पाता है इसमें। ठीक है। केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, केवल जो है डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है, अन्य कोई आवरण इसे घेरे नहीं रहते हैं, यानी कि इसमें कोई आवरण नहीं होता है, मतलब घेरने वाला चारों तरफ से। अतः केंद्रक नाम की कोई विकसित कोशिकांग इसमें नहीं होता, इसमें केंद्रक भी नहीं होता है दोस्तों। जीवाणु एवं नील हरित शैवालों में ऐसी ही कोशिकाएं पाई जाती है। जीवाणु और नील हरित शैवाल, शैवाल जो देखे होइएगा नील हरित शैवाल में और जीवाणुओं में ऐसे ही कोशिकाएं मिलती है। उसके बाद दोस्तों चलिए दूसरे नंबर का कोशिका पढ़ लेते हैं, वह है यूकैरियोटिक कोशिका। इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, यानी कि इन कोशिकाओं में दोहरी झिल्ली के आवरण केंद्रक आवरण से घिरा सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है। जिसमें डीएनए व हिस्टोन प्रोटीन के संयुक्त होने से बनी क्रोमैटिन तथा हिस्टोन प्रोटीन से बनी क्रोमैटिन, इसके अलावा केंद्रिका भी इसमें पाया जाता है, डीएनए भी होता है। उसके बाद चलिए दोस्तों दोनों में मुख्य अंतर जान लेते हैं, इसको हम लोग ट्रिक्स याद करेंगे। तो कहें ना हम कि समझने के साथ साथ ट्रिक्स भी याद करेंगे, दोनों एक साथ आपको मिलेगा। ठीक है। तो चलिए दोस्तों समझ लेते हैं एक एक करके। विशेष अंग कोशिका भित्ति जो है उसको समझेंगे। तो कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक में जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, और यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। तो इसको हम याद रखेंगे। कोशिका भी ब्रो का सेल है। अब हम मतलब कि कोई बैठा हुआ है जो नहीं जानता है कोशिका के बारे में, लेकिन हम उनको बता दें कि जो है कोशिका, मतलब उनको बताने के लिए हम बोल रहे हैं कोशिका भी जो है ना ब्रो का, हमारा तो है ही, लेकिन ब्रो का भी सेल है। सेल मतलब कि कोशिका है, कोशिका भी ब्रो का। तो ब्रो से हो जाएगा प्रोटीन, का से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक याद रखना होगा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेल से हो जाएगा सेल्यूलोज, मतलब कि कोशिका भित्ति जो है प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का बनी होती है, और यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। उसके बाद दोस्तों है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम लोग एक साथ में याद करेंगे। कौन कौन चीज़ है जो प्रोकैरियोटिक में उपस्थित है और यूकैरियोटिक में, मतलब कि प्रोकैरियोटिक में उपस्थित नहीं है और यूकैरियोटिक में उपस्थित है, उन सभी को एक साथ देखेंगे। तो ठीक है, माइंड गा के लाई केने से, माइंड गा के लाई केने से मतलब कि गा के माइंड ले आया। माइंड कैसे ले आया? गा के ले आया। तो जो माइंड गा के लिया है ना वो सिर्फ यूकैरियोटिक में है। ठीक है। तो माई से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, और प्रोकैरियोटिक में ये जो है माइंड गा के लाई केने से, ये सब प्रोकैरियोटिक में नहीं है। ठीक है। इसको रिपीट कीजिएगा बार बार, ध्यान से देखिएगा, बैक कर करके याद हो जाएगा। उसके बाद है माई से हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद है इंडोप्लाज्मिक, माइंड इंड होता है, इंड से हो जाएगा इंडोप्लाज्मिक, जो इसमें अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। उसके बाद गोल्जीकाय जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। के से हो जाएगा गा के, तो गा के से हो जाएगा केंद्रक झिल्ली, इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। लाइसोसोम लाई केने से, तो लाई से हो जाएगा लाइसोसोम, अनुपस्थित रहता है, उसमें उपस्थित रहता है केंद्रिका। केने से, तो केने से हो जाएगा केंद्रिका। ठीक है। अनुपस्थित रहता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। सेंट्रोयोल से हो जाएगा सेंट्रोयोल, इसमें अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखते आगे क्या है। इसको कहा जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद है राइबोसोम। तो दोस्तों राइबोसोम आपको याद करना होगा। राइबोसोम जो है दो प्रकार का होता है, और जो है प्रोकैरियोटिक में छोटा मतलब कि न्यून प्रकार का राइबोसोम होता है। 70S प्रकार के होते हैं और इसमें
CS प्रकार के होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखते हैं आगे क्या है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं जिस पर टिक लगा है। उसके बाद है DNA। DNA एकल सूत्र के रूप में होते हैं। इसमें एकल सूत्र के रूप में होते हैं, इसमें दोहरे सूत्र के रूप में होते हैं। ठीक है, तो एकल सूत्र के रूप में किस में होगा? जिसमें अनुपस्थित है। ठीक है, तो एकल सूत्र के रूप में रहता है किसमें? DNA एकल सूत्र के रूप में रहता है प्रोकैरियोटिक में, और दोहरे सूत्र के रूप में रहता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, और यह इसमें पूर्ण विकसित रहता है, यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित रहता है। उसके बाद है कशाभिक। कशाभिक जो है केवल एक तंतु का होता है, जो है प्रोकैरियोटिक में जो है केवल एक तंतु का होता है, यूकैरियोटिक में कुल 11 तंतु का बना होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है श्वसन। श्वसन जो है प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा के द्वारा होता है, यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। तो इसको भी हम याद रखेंगे। श्वास जमा तो कांड हो जाएगा, यानी कि श्वास जम गया ना आपका, जम गया यानी कि बंद हो गया, तो कांड हो जाएगा, मतलब कि आपकी मृत्यु हो जाएगी। मतलब जिसके भी श्वास जम जाएगा तो श्वास से हो जाएगा श्वसन, जमा तो जमा से हो जाएगा प्लाज्मा। ठीक है, तो कांड टो कांड से हो जाएगा टो कांड। ठीक है, दिख रहा है ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। उसके बाद है लिंग प्रजनन। इसमें नहीं पाया जाता है। लिंग प्रजनन किसमें नहीं पाया जाएगा? जिसमें अनुपस्थित रहता है, यानी कि जो विकसित नहीं है। तो विकसित कौन नहीं है? प्रोकैरियोटिक विकसित नहीं है और यूकैरियोटिक विकसित है, तो इसलिए लिंग प्रजनन इसमें प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा और यूकैरियोटिक में पाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों है प्रकाश संश्लेषण। इसको भी दोस्तों हम ट्रिक से याद करेंगे। प्रकाश संश्लेषण जो है थाइलेकाइड में होता है। ठीक है, और यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो इसको भी हम याद रखेंगे। थाक लो, जैसे कि प्रकाश जो है रोज चलता है। ठीक है, सूरज जो रोज चलता है, तो हम उसको बोलेंगे भाई थोड़ा थाक लो। हम लोग थक जाते हैं, लेकिन सूरज कभी थकता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे थाक लो। तो था से हो जाएगा थाइलेकाइड में होता है, और क से हो जाएगा कलो, थाक लो, कलो। तो क से कलो से हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। ठीक है, ट्रिक से याद हो जाएगा, अधिक दिनों तक याद रहेगा। उसके बाद है कोशिका विभाजन। अर्धसूत्री प्रकार का होता है। किसमें अर्धसूत्री होगा? जिसमें अनुपस्थित रहता है। ठीक है, अनुपस्थित में अर्धसूत्री रहता है। ठीक है, अर्धसूत्री प्रकार का कोशिका विभाजन होता है इसमें, और इसमें होता है अर्धसूत्री भी होता है, समसूत्री भी होता है, यानी कि पूर्णतः से ये विकसित है। जो यूकैरियोटिक कोशिका है पूर्णतः विकसित है, और प्रोकैरियोटिक है जो पूर्णतः विकसित नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब कोशिका के मुख्य भाग की तरफ बढ़ते हैं कि कोशिका के कौन कौन से भाग है, और सभी को हम लोग ट्रिक से और लॉजिक के साथ समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, दिख रहा होगा आपको कोशिका के मुख्य भाग। सबसे पहला है कोशिका भित्ति। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधे में ही सिर्फ यह पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, पेड़ पौधे में ही ये पाया जाता है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, यह सेल्यूलोज का बना होता है। यह कोशिका को निश्चित आकृति व आकार बनाए रखने में सहायक होता है। कोशिका को निश्चित आकार बनाए रखने में यह सहायक होता है कोशिका भित्ति, और सिर्फ पेड़ पौधा के ही कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोगल केन का बना होता है। इसको हम दोगला से याद रखेंगे। ठीक है, जीवाणु जो है ना दोगला होता है। ठीक है, तो इसकी कोशिका भित्ति जो है पेप्टिडोगल केन से याद रखेंगे। पेप्टिडोगल केन होता है कोशिका भित्ति, जो पेप्टिडोगल केन के बना होता है। उसके बाद है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरे रहते हैं। कोशिका का जो है सभी अवयव एक पतली झिल्ली के द्वारा घिरा रहता है। इसमें सभी प्रकार की कोशिका के जो भी भाग हैं वो सब इसमें रहता है, और कोशिका झिल्ली जो है बाहर से घिरा रहता है, उसी को हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। इस झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। यह अर्धपरागम्य झिल्ली होती है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले एवं अंदर से बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है, यानी कि कौन से तत्व अंदर जाएगा और कौन से तत्व अंदर से बाहर आएगा। ठीक है, उसका निर्धारण करना है। कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। लिपिड आपको याद रखना है, लिपिड की बनी होती है। लिपिड घटक फास्फोग्लिसराइड के बने होते हैं। बाद में जैविक रासायनिक अनुसंधानों में यह स्पष्ट हो गया कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, कोशिका झिल्ली में क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो है बाद में जैविक रासायनिक अनुसंधानों में जैविक रासायनिक अनुसंधान जो किया गया था उसमें पता चल गया था कि कोशिका झिल्ली में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों है नोट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नोट, कोशिका झिल्ली का उन्नत
नमूना 1972 ईस्वी में सिंगर एवं निकलसन द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसको भी हम लोग ट्रिक से देखेंगे। झील से बहता सिंह निकला, ठीक है। झील से क्या निकला? बहता हुआ सिंह निकाला गया। झील से बहता हुआ सिंह निकाला गया। झील से, तो झील यानी कि झिल्ली, कोशिका झिल्ली। उसके बाद है बहता हुआ, तो 72 में निकाला गया, ठीक है। सिंह, सिंह से हो जाएगा सिंगर, और निकाला गया तो निकलसन, ठीक है। द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जिसे तरल कीमीय नमूना के रूप में स्वीकार किया गया। इसके अनुसार लिपिड के अर्धतरीय प्रकृति के कारण द्विसतह के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है, ठीक है। प्रोटीन जो है पार्श्विक गति करता है, भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है। उसके बाद है तारकाय, तो इसको भी हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। तारकाय, पहले इसको समझ लेते हैं। इसकी खोज बोबेरी ने की थी। यह केवल जंतु के कोशिका में पाया जाता है। यह जो है केवल जंतु के कोशिका में पाया जाता है। तारकाय के अंदर एक या दो कण जैसी रचना होती है, जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल कहते हैं, एक या दो कणों जैसी रचना होती है, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। समसूत्री विभाजन में यह ध्रुव का निर्माण करता है। ध्रुव का निर्माण कौन करता है? समसूत्री विभाजन में तारकाय करता है। और इसका खोज जो है बोबेरी ने की थी, बोबेरी ने। इसको हम याद रखेंगे तार से, ठीक है। तार का काया बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तार के काया जो है बड़ा होना चाहिए, यानी कि तार बड़ा होना चाहिए, तभी तो आपके घर तक जो है बिजली आएगा। तो तार की काया कैसे होना चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। तो अब बड़ी से हो जाएगा बेरी, ठीक है, बेरी, तो बोबेरी याद रहेगा। उसके बाद दोस्तों है अंतःद्रवी जालिका। इसको हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। इसमें जो भी अगर मिलेगा किस इसका खोज करता, तो ट्रिक से याद, ट्रिक बनाए होंगे। अगर ट्रिक नहीं होगा तो सिर्फ लॉजिक से समझेंगे। देखिए, अंतःद्रवी जालिका यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव में चपटे आपस में जुड़े थैली युक्त, कोशिका द्रव में चपटे मतलब चपटा, एकदम पिचका हुआ, आपस में जुड़े हुए, यानी कि आपस में जुड़े हुए, एक दूसरे से जुड़े हुए, थैली युक्त छोटी नालिकावत जालिका तंत्र बिखरा रहता है, जिसे अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। यानी कि एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और जाल के जैसा दिखता है, उसी को अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। प्रायः राइबोसोम अंतःद्रवी जालिका के बाहरी सतह पर चिपके रहते हैं। जो राइबोसोम है अंतःद्रवी जालिका जो है उसके बाहर चिपकी रहती है, ठीक है। उसके बाद है जिस अंतःद्रवी जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। जिस पर यह मिल जाता है उसे खुरदरी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। राइबोसोम की अनुपस्थिति पर अंतःद्रवी जालिका चिकनी लगती है, अतः इसे चिकनी अंतःद्रवी जालिका कहते हैं। जो कोशिका प्रोटीन संश्लेषण एवं स्रवण में सक्रिय भाग लेती है, यानी कि प्रोटीन संश्लेषण और स्रवण में भाग लेता है जो कोशिका, उनमें खुरदरी अंतःद्रवी जालिका बहुयात से मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है, ठीक है। चिकनी अंतःद्रवी जालिका प्राणियों में लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल होते हैं। लिपिड संश्लेषण के मुख्य स्थल कौन होते हैं? अंतःद्रवी जालिका। चिकनी अंतःद्रवी जालिका जो है प्राणियों में यानी कि जंतुओं में लिपिड संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल होते हैं। उसके बाद लिपिड की भांति स्टेरॉयड हार्मोन चिकने अंतःद्रवी जालिका में ही होते हैं। उसके बाद है ईआर का मुख्य कार्य उन सभी वसाओं व प्रोटीनों का संचरण करना है जो कि विभिन्न झिल्लियों, जैसे कि देखिए, मुख्य कार्य उन सभी वसाओं या प्रोटीनों का संचारण करना, यानी कि ले जाना है, ठीक है। संचारण मतलब कि परिवहन का कार्य करता है, जो विभिन्न झिल्लियों, कोशिका झिल्ली, केंद्रक झिल्ली आदि का निर्माण करता है, ठीक है। उसके बाद है राइबोसोम। सर्वप्रथम रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 ईस्वी में पादप कोशिका में तथा जी ने पोलैंड ने 1953 ईस्वी में जंतु कोशिका में राइबोसोम देखा, ठीक है। इसको हम याद रखेंगे ट्रिक से। और 1958 ईस्वी में रॉबर्ट ने इसका नामकरण किया। रॉबर्ट ने यानी कि रॉबर्ट हुक ने इसका नामकरण किया। रबी से हम लोग याद रखेंगे रॉबिन्सन। राइबोसोम से राइबोसोम। बराती से हम लोग याद रखेंगे ब्राउन, ठीक है। 30 हो जाएगा 53 में रोब दिखाना है, तो रोब से हो जाएगा रॉबर्ट, ठीक है। और रवि राइबो बराती में रोब दिखाना है, तो रवि राइबो बराती में रोब दिखाना है, तो 4 बार बोलिएगा, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए, यह राइबो न्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है।
राइबोन्यूक्लिक एसिड नामक अम्ल एवं प्रोटीन की बनी होती है। यह प्रोटीन संश्लेषण के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान करती है, अर्थात यह प्रोटीन का उत्पादन स्थल है, यानी कि प्रोटीन का उत्पादन स्थल ये है, ठीक है, राइबोसोम। उसके बाद इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसे यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर चप्पल बनता है तो चप्पल की फैक्ट्री, जूता बनता है तो जूता की फैक्ट्री, तो उसी प्रकार से प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम केवल कोशिका द्रव में ही नहीं बल्कि हरित लवक, सूत्रकणिका एवं खुरदरी अंतर्जैविक जालिका में भी मिलते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक, ठीक है, जो हम लोगों में पाया जाता है 80S, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो है 70S प्रकार के होते हैं। यहाँ पर S स्वेडवर्क्स इकाई है, स्वेडवर्क्स इकाई है, स्वेडवर्क्स इकाई क्या है, S है, ठीक है, तो इसको स्वेडवर्क्स भी बोल सकते हैं। तो 80 स्वेडवर्क्स और 70 स्वेडवर्क्स। अवसादन गुणांकों को प्रदर्शित करता है। यह अपरोक्ष रूप में आकार व घनत्व को व्यक्त करता है। अपरोक्ष रूप में यानी कि प्रत्यक्ष नहीं, अपरोक्ष रूप में आकार एवं घनत्व को व्यक्त करता है। उसके बाद है जो नोट दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, क्योंकि पिंक बॉक्स में। उसके बाद है स्तनी नोट में जो है स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम एवं अंतर्द्रव्य जालिका नहीं पाया जाता। स्तनी के लाल रुधिर कण में, स्तनी के लाल रुधिर कण में राइबोसोम, ठीक है, और अंतर्द्रव्य जालिका नहीं पाया जाता है। लाल रुधिर कण द्वारा प्रोटीन विश्लेषण नहीं होता, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दिख रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज आल्टमैन ने 1886 ईस्वी में की थी। इसकी खोज माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1886 ईस्वी में आल्टमैन ने की थी। तो इसको हम लोग ट्रिक्स याद रखेंगे। माई, देखो किसी का भी आदमी का जन्म जो है, माई जन्म आदमी को जन्म दे छै, ठीक है, माई जो है सिर्फ माई ही जन्म दे सकती है आदमी को। तो माई जो है आदमी को जन्म दे छै, तो मैन से आदमी रहेगा, ठीक है। तो अल्टमैन ने किया था, और 6 से हो जाएगा 86, 1886 में किया था। बेंडा ने इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया। बेंडा जो था इसका नाम क्या कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, ठीक है, जैसे हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार से यह माइटोकॉन्ड्रिया जो है कोशिका का श्वास स्थल है। कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं होती है, कोशिका में इसकी संख्या जो है निश्चित नहीं होती है कि कितना रहेगा। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऊर्जा युक्त यानी कि जिसमें ऊर्जा रहता है, जिस कार्बनिक पदार्थ में, उसका ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहते हैं, ठीक है। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को। इसे कोशिका का इंजन भी कहते हैं, यानी कि कोशिका के इंजन भी इसी को कहते हैं और कोशिका का शक्ति भी इसी को कहते हैं, ठीक है। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। इसे यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं माना जाता है। इसको अलग से एक कोशिका माना जाता है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं इसे माना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अग्रांतरी में एकल वृत्ताकार डीएनए अणु व कुछ आरएनए राइबोसोम 70S तथा प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक घटक मिलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया विखंडन द्वारा विभाजित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है विखंडन द्वारा विभाजित होता है। उसके बाद देखते हैं नोट जो है डीएनए केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है। इसको हम लोग ट्रिक्स याद रखेंगे। माई के रीत, ठीक है, डीएनए जो है किस लिए अगले पीढ़ी में जाता है, तो माई के रीत, ठीक है, माई का जो रीत होता है उसी के कारण। रक्त भी बोल सकते हैं, इस प्रकार से याद कर सकते हैं, यानी कि केंद्रक डीएनए के केंद्रक के अलावे माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में भी पाया जाता है डीएनए। याद हो जाएगा, ट्रिक था, ठीक है, ये ट्रिक है, ऐसा नहीं समझ लिएगा कि ये सच्चाई है। उसके बाद दोस्तों देखिए 7 नंबर गोल्जी का। इसकी खोज कैमिनो गोल्जी ने की थी। कैमिनो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने की थी। यह सूक्ष्म नलिकाओं के समूह एवं थैलियों के बना होता है, ठीक है, कैमिनो गोल्जी। तो गोल्जी से गोल्जी याद रहेगा, ठीक है। और गोल्जी काय की खोज कर दिया, विद्यार्थी के लिए और मुश्किल हो गया। तो विद्यार्थी लोग नहीं कहेगा कि कहियो मिलिए तू गोल्जी, कहियो मिलिए, ठीक है, कहियो मिलेगा तो आप लोग मारिएगा, तो कहियो मिलो, तो कैमिलो गोल्जी, गोल्जी से गोल्जी रहेगा, कहियो मिलो तो कैमिलो गोल्जी। और यह सूक्ष्म नलिकाओं के सूक्ष्म समूह एवं थैलियों का बना होता है, समूह एवं थैलियों का बना होता है। गोल्जी
कम्प्लेक्स में कोशिका द्रव संश्लेषित प्रोटीन व अन्य पदार्थों की पुटिकाओं के रूप में पैकिंग की जाती है, ठीक है, पुटिकाओं के रूप में और प्रोटीन के रूप में, ठीक है, पैकिंग की जाती है। यह पुटिकाएँ गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है, गंतव्य स्थान पर उस पदार्थ को पहुंचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका के बाहर स्रावित होता है, यानी कि कोशिका के बाहर जो स्रावित होता है उसको उचित स्थान पर पहुंचा देता है, तो उस पदार्थ वाली पुटिकाएँ उसे कोशिका झिल्ली के मध्य से बाहर निकलवा देती है, कोशिका झिल्ली से मध्यम से बाहर निकलवा देती है। बाहर यानी कि जिसको बाहर निकलवाना होता है उसको बाहर निकाल देती है कोशिका झिल्ली। इस प्रकार गोल्जी काय को हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, यानी कि इसके द्वारा जैसे कि हम लोग थक जाते हैं ना, जैसे कि हाथ काम करता है तो हाथ को थकना चाहिए ना, लेकिन पूरे शरीर का एनर्जी जो है मेंटेन करके रखता है गोल्जी काय, ठीक है। यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। ये कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति एवं लाइसोसोम का निर्माण भी करते हैं। गोल्जी काय कम्प्लेक्स में साधारण शर्करा से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, जो राइबोसोम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर, राइबोसोम में जो प्रोटीन बनता है ना उस प्रोटीन से मिलकर ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है, ठीक है। गोल्जी काय ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है, ग्लाइकोलिपिड का भी निर्माण करता है, क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है लाइसोसोम। इसकी खोज डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने की थी। तो लाइसोसोम, ठीक है, ले डुबे, इसको याद रखेंगे, ले डुबे से, ठीक है। लाइसोसोम जो है ना, आत्महत्या की थैली भी इसे कहा जाता है, यानी कि कोशिका को ले डूबता है। तो इसका खोज कौन किया था? तो ले डुबे ने, यानी कि डी डुबे नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह सूक्ष्म होता है और गोल होता है, इकहरी झिल्ली से घिरी थैली होती है, ठीक है। इसका निर्माण संवेष्टन विधि द्वारा गोल्जी काय में होता है, गोल्जी काय में होता है इसका निर्माण, लाइसोसोम का निर्माण। और जो कोशिका के लिए जो है आत्महत्या के थैली की तरह काम करता है, यानी कि अगर कोशिका खराब हो गया तो उसको ये फूट करके ख़त्म कर देता है, उस कोशिका को ही ख़त्म कर देता है। और ये इसे कोशिका का आत्महत्या की थैली और एटम बम भी कहा जाता है। उसके बाद है संवेष्टन विधि। लाइसोसोम में सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम जैसे कि हाइड्रोलेजेज, लाइकोपेज, प्रोटोएसेज, कार्बोहाइड्रेज मिलते हैं, जो अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। ये एंजाइम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल आदि के पाचन में सक्षम है, ठीक है। ये सब को पचा देता है, यानी कि सब को नष्ट कर देता है। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। स्तनधारियों में लाल रक्त कणिका में, हमारे के यानी रक्त में जो है लाइसोसोम नहीं पाया जाता। इसीलिए हमारा जो रक्त है ना, पलीहा में जाकर के मृत्यु को प्रदान करता है, यानी कि रक्त का जो है ना आत्महत्या कहाँ होता है? पलीहा में जाकर के होता है, ठीक है। कब्रिस्तान, रक्त का कब्रिस्तान हो गया पलीहा, जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, आप लोग याद कर लीजिए। उसके बाद है 9 नंबर लवक। यह केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लवक जो है 3 प्रकार की होता है, और हरित लवक से आप इसको याद रख सकते हैं कि यह सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। हरित लवक जो है पत्ती में पाया जाता है, जो आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो लवक जो है सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, और यह 3 प्रकार का होता है। हरित लवक जो हरा होता है, अवर्णी लवक जिसमें कोई रंग नहीं होता है, वर्णी लवक जिसमें हर तरह के रंग होता है, जैसे कि फूल फल में पाया जाता है ये, ठीक है। चलिए एक एक करके सबको समझ लेते हैं। नंबर 1 पर है हरित लवक। यह हरा रंग का होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंग का पदार्थ पर्णहरित होता है, ठीक है। हरे रंग का पदार्थ कौन रहता है? पर्णहरित रहता है हरित लवक के अंदर, जिस कारण से इसका रंग हरा होता है। इसी के सहायता से पौधा प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है, और भोजन बनाता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। और रसोई घर में ही तो राई रहेगा, जहाँ पर खाना बनेगा उसी में तो राई रहेगा। राई एक मसाला है, तो राई कहाँ रहेगा? रसोई घर में रहेगा। तो राई से हो जाएगा राइबोसोम। इसमें जो है राइबोसोम पाया जाता है हरित लवक में। उसके बाद दोस्तों पत्तियों का रंग पीला, इसमें कैरोटीन
के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, पत्तियों का रंग हरा होता है हरित लवक के कारण, लेकिन उसमें अगर कैरोटीन का निर्माण हो जाता है तो वो पीले रंग का पत्ती हो जाता है। तो जिस भी पत्ती को अगर देखिएगा अगर पीला हो गया है तो इसमें समझिए कैरोटीन का निर्माण हो गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते, आगे है अवर्णी लवक। यह रंगीन होता है, रंगीन लवक होता है। यह पौधे के उन भागों के कोशिका में पाया जाता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है नहीं पहुँचता है। ठीक है, सूरज का जो प्रकाश है उसमें नहीं पहुँचता है, तो वो कहाँ पर होगा, जो धरती के अंदर होगा, भूमिगत तन्नों, ठीक है, जड़ों आदि में भोज्य पदार्थ का संग्रहण करने वाला लवक है, यानी कि जहाँ पर प्रकाश का किरण नहीं पहुँचता है। ठीक है, और यह भोजन का संग्रह करता है। उसके बाद है दोस्तों वर्णी लवक। वर्णी लवक ये रंगीन लवक होते हैं जो प्रायः लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। ठीक है, यह पौधों के रंगीन भाग जैसे कि पुष्प, फल भित्ति और बीज आदि में पाए जाते हैं। जो फल फूल में हम नहीं कहें, वही फल फूल में पाए जाते हैं। उसके बाद है वर्णी लवक के अन्य उदाहरण। तो वर्णी लवक के अन्य उदाहरण देख लेते हैं। टमाटर में जो है लाइकोपेन पाया जाता है। टमाटर जो है लाल कलर का क्यों दिखता है, क्योंकि लाइकोपेन पाया जाता है। तो टमाटर जो है लाल होता है, तो लाल से हो जाएगा लाइकोपेन। ठीक है, याद हो जाएगा। उसके बाद है गाजर। तो गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, कैरोटीन नाम का वर्णी लवक पाया जाता है। तो गाजर को रूटीन से खाना चाहिए। कैसे खाना चाहिए, रूटीन से। गाजर को रूटीन से खाना चाहिए, तो कोरूटीन से खाना चाहिए, तो कैरोटीन से हो जाएगा कैरोटीन। चुकंदर, डर मत बेटा। ठीक है, चुकंदर लास्ट में गया डर, तो डर मत बेटा, डर मत बेटा। तो चुकंदर में जो है बेटा से हो जाएगा विटामिन। विटामिन पाया जाता है चुकंदर में। ठीक है, उसके बाद है नोट। नोट जो है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों से के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक जो है फाइकोसाइनिन होता है। इसको हम याद रखेंगे, भाई को छाया दो, यानी कि जो हम लोगों को छाया देने वाला तो है, लेकिन पेड़ पौधों को वनस्पति को बचाने के लिए पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए भाई को छाया दो। तो भाई को से हो जाएगा भाई को, छाया से इसको छ को स बना दीजिए तो साए। ठीक है, हो जाएगा। तो फाइकोसाइनिन जो है वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक है, यानी कि वर्णी लवक है। चलिए दोस्तों आगे देखते, आगे है रसधानी। यह कोशिका की निर्जीव रचना है, या मतलब कि निर्जीव होता है। रसधानी जो है निर्जीव होता है। ठीक है, इसमें तरल पदार्थ होती है, इसमें तरल पदार्थ भरी रहती है। जंतु कोशिका में यह अनेक व बहुत छोटी होती है, यानी कि बहुत छोटा होता है। ठीक है, कोशिका तो अपने आप में ही छोटा है, लेकिन ये उसमें भी बहुत छोटा होता है, परंतु पादप कोशिका में यह कोशिका का 99% स्थान घेरता है। ठीक है, जंतु कोशिका में बहुत छोटा होता है, लेकिन पादप कोशिका में 90% भाग यही घेरता है। रसधानी एकल झिल्ली से आवृत होती है, जिसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अमीबा में संकुचनशील रसधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण है। अमीबा में संकुचनशील रसधानी जो है उत्सर्जन के लिए, कोई भी चीज़ शरीर से बाहर निकालने के लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों है अगला टॉपिक, 11वां टॉपिक है केंद्रक, और यही जो है लास्ट टॉपिक है आज के लिए, जिसको हम लोग समझेंगे, और ये पार्ट 1 इसका ख़त्म हो जाएगा, और इसका पार्ट 2 में हम लोग फिर से समझेंगे। चलिए जो भी बच जाएगा वो। उसके बाद देखिए दोस्तों टॉपिक देख लेते हैं केंद्रक। केंद्रक जो है ना, इसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे केरा से, तो केरा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा केंद्रक, रास हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जो केंद्रक है ना, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, और कोशिका विभाजन के समय में यही काम आता है। अगर केंद्रक के द्वारा ही कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, तो केंद्रक जो है ऐसे रहता है, बीच में दोनों में चल जाता है। ठीक है, ऐसे तभी केंद्रक के द्वारा ही जो है ना कोशिका विभाजन होता है। उसके बाद यह कोशिका के प्रबंधक के समान कार्य करता है। केंद्रक द्रव में धागे नुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई पड़ता है। इसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैटिन कहते हैं। बिखरा दिखाई पड़ता है जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। क्रोमैटिन का नाम फ्लेमिंग ने दिया था। दोस्तों इसको भी हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे, क्रोमैटिन का नाम फ्लेमिंग ने दिया था। तो दोस्तों हम लोग पढ़े थे जो है ना फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, दाएं हस्त नियम, तो उसमें 3 अंगुली के काम करता है। तो मैं 3, तो मतलब कि मैं 3 अंगुली निकाल करके बताया था। कौन नियम बताया था, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। तो फ्लेमिंग जो है तो क्रोमैटिन वहाँ से याद रख सकते हैं, और फिजिक्स में पढ़े हो जाएगा। ठीक है।
यह प्रोटीन, हिस्टोन एवं डीएनए का बना होता है। यह प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का बना होता है। कोशिका विभाजन के समय कैमोटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाते हैं। इन धागों को सिकुड़कर संगठित हो जाते हैं, यानी कि इकट्ठा हो जाता है। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। इन धागों को जो सिकुड़कर इकट्ठा हो जाता है उनको गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होती है। जैसे कि मानव में जो ना है 23 जोड़ा पाया जाता है। गुणसूत्र जो है 23 जोड़ा पाया जाता है। ठीक है। चिंपांजी में 24 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा। ठीक है। प्रत्येक गुणसूत्र में जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। जेली के समान एक गाढ़ा भाग होता है। ठीक है, जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में दो परस्पर लिपटे महीन एवं कुंडलित सूत्र दिखलाई पड़ते हैं, जिन्हें क्रोमोनीमाटा कहते हैं। प्रत्येक क्रोमोनीमाटा एवं एक अर्ध गुणसूत्री कहलाता है। ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक गुणसूत्र दो क्रोमैटिड का बना होता है। इस प्रकार जो है प्रत्येक गुणसूत्र जो है दो क्रोमैटिड का बना होता है। दोनों क्रोमैटिड एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, यानी कि एक निश्चित स्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे कि एक यहाँ पर है तो एक यहाँ पर है, फिर एक इतने ही दूरी पर सब आपस में जुड़े होते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। गुणसूत्रों पर बहुत से जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। गुणसूत्रों पर जो है बहुत प्रकार के जीन स्थित होते हैं जो एक पीढ़ी से आपके नाना, आपके बाबा से आप में, आपके पिता में, फिर आप में, फिर आपके बेटे में। ठीक है। इसी प्रकार से लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को हस्तांतरित करते हैं। ठीक है। और हमारे आनुवंशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है। जीन जो है हमारे आनुवंशिक गुण के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि ये जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं एवं गुणसूत्रों के माध्यम से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं। इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है। वंशागति का वाहक किसे कहा जाता है? तो गुणसूत्रों को कहा जाता है। ठीक है। क्रोमैटिन के अलावा केंद्रक में एक सघन गोल रचनाएं दिखलाई पड़ती है, इसे केंद्रक कहते हैं। सघन गोल रचनाएं पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं? केंद्रिका कहते हैं। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का टॉपिक ख़त्म हुआ और हम लोग कल समझेंगे इसका पार्ट 2 में, और पार्ट 2 में हम कोशिका विज्ञान चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद आपका जो आपने यहाँ तक देखा।